Hello and Assalamu alaikum beautiful people. How are you all? Myself Shamim and I hope you all are fine and doing very well. As you know कि हम 6th semester themes in history second पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक जो है पहले चैप्टर का यूरोपियन पेनिट्रेशन वो मैंने कंप्लीट कर दिया है 2 पार्ट्स के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूरोपियन पेनिट्रेशन कैसे होता है, कौन सी कंट्रीज पहले यहाँ पे आई थी। उन दोनों वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, और एक बात सबसे पहले मैं तो यही बताऊंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बैठ जाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए मेरे साथ साथ। अगर आपके पास टाइम कम है या यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। रीजनेबल रेट्स पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन कैसे होती है, उसकी फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होती है इंडिया के अंदर, वो हम आज इसमें देखने वाले हैं। क्लियर? Okay, let us start. The foundation of British rule can be traced back to the establishment and expansion of the British East India Company during the 17th and 18th centuries. जो फाउंडेशन है ब्रिटिश रूल की, ये कैसे ट्रेस की जाती है, ये कैसे ट्रेस कर सकते हैं हम? हमें वापस जाना पड़ेगा कहां? जब एस्टैब्लिश हुई थी और एक्सपेंशन हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। किस टाइम पीरियड में? 17th और 18th सेंचुरी में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ लिया पहले टॉपिक में कि पहले यहां पे ब्रिटिशर्स एज ट्रेडर्स आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने सेट की थी इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, और धीरे धीरे करके फिर उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था। और आज हमें यही पढ़ना है कि फाउंडेशन कैसे इन्होंने डाली। Here are some key events that led the foundation for British rule. ये कुछ की इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश रूल ने यहां पे अपनी फाउंडेशन डाली है। नंबर फर्स्ट इज ट्रेडिंग पोस्ट्स। उन्होंने कई सारे ट्रेडिंग पोस्ट सेट कर लिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी अलॉन्ग विद अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट्स अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट इन द अर्ली 17th सेंचुरी। एक ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की थी, और इसके साथ साथ जो बाकी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे हमने पढ़ा पोर्तुगीज था, ठीक है, डच, फ्रेंच वगैरह, सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट। इन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्टर्स डाल दिए कहां पे? इंडियन कोस्ट पे। कब? अर्ली 17th सेंचुरी में, इंडियन कोस्ट पे, साहिली इलाकों पे, क्योंकि यहां से ट्रेड करना इनके लिए आसान हो जाता था। ठीक है, समंदर के जरिए से। दीज ट्रेडिंग पोस्टर्स सर्वड एज बेसिस फॉर कंडक्टिंग ट्रेड ऑफ वैल्यूएबल गुड्स। और ये ट्रेडिंग पोस्टर्स जो थे, यहां से आसान था वैल्यूएबल गुड्स का ट्रेड करना। ठीक है, यहां से जो कीमती चीजें थी यहां हिंदुस्तान में, इंडिया में, उनको लिया जाता था बाहर। ओके, नंबर सेकंड इज बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ जो हुई थी 1757 में। द ब्रिटिश लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। ब्रिटिश जिनको लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने नवाब जो बंगाल के थे सिराजुद्दौला, उनकी फोर्सेस को डिफीट किया, हरा दिया। कब? 1757 में। दिस defeat gave the British control over the Bengal, a region of significant economic and political importance. और ये जो डिफीट इन्होंने दी सिराजुद्दौला को, नवाबा बंगाल जो थे, जो इनकी ये विक्ट्री थी, इनकी जो जीत थी, इससे क्या हुआ? इसने कंट्रोल कर लिया पूरा का पूरा बंगाल, जो एक रीजन जिसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस थी, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस थी और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, वहां की इकोनॉमी अच्छी थी, वहां की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि वहां पे हमने देखा वहां का पॉलिटिकल सिस्टम जो था नवाब के टाइम में वो ठीक नहीं था, और उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी की और सिराजुद्दौला को हरा दिया। नंबर थर्ड पॉइंट इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लेकिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ाने से पहले मैं आपको बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि जब ये बैटल ऑफ बक्सर आपको समझ में आ जाएगा तो इसकी लिंक रहेगी फिर आप इसके साथ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ। तो चलिए देखते हैं। 1764 में डेट आप याद रख लेना, बैटल ऑफ बक्सर ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बलवंत सिंह, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड। बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के साथ, ठीक है, जिनको लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। और किन के साथ लड़ाई लड़ी इन्होंने, किन के साथ जंग की? कंबाइंड फोर्सेस, बलवंत सिंह की फौज के साथ, मीर कासिम की फौज, और शुजाउद्दौला, और इसके साथ साथ शाह आलम सेकंड। इन सारे महाराजाओं, इन सारे नवाबों की फोर्सेस के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
वहां की फोर्स जो है लड़ाई करती है, जंग करती है। ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड द लार्जेस्ट आर्मी विच रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ब्रिटिश आर्मी जो है वो इस बड़ी आर्मी, ये जो अलाइड फोर्सेस थे, इनको हरा देती है, इनको डिफीट कर देती है। और इससे क्या हुआ, इससे फिर उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कर दी, जो हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। अब आपको अच्छे से समझ आने वाला है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है। और इसमें यह भी याद रख लेना, जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी अंग्रेजों ने, उस टाइम में जो गवर्नर थे बंगाल के वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे रॉबर्ट क्लाइव? मैं लिखना भूल गया था, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, रॉबर्ट क्लाइव। और आर्मी को जो लीड कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। ये नाम आप याद रख लेना, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है कब? 1765 में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइनेड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये साइन करती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ? मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, इस ट्रीटी के मुताबिक क्या था ये, क्या थी ये ट्रीटी, क्या एग्रीमेंट था ये? द कंपनी वॉज ग्रांटेड द दीवानी राइट्स which allowed them to collect revenue and administer the provinces of Bengal, Bihar, Orissa on behalf of the Mughal Empire। देखो क्या हुआ, इन्होंने ट्रीटी की, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। कौन से? इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको कलर्ड पेन से लिखा हुआ है। विच अलाउड देम, और इससे इन्हें क्या फायदा हुआ? इनको अलाउ किया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। और जो प्रोविंसेस थी बंगाल की, उड़ीसा की, बिहार की या बंगाल की, वो उन्होंने मुगल एम्पायर की बिहाफ पे उन्होंने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करनी शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने मुगलों के बदले वहां पे हुकूमत चलानी शुरू कर दी और वहां से रेवेन्यू भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये इन्हें परमिशन मिल गई। ओके, दिस ट्रीटी लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो सिंपल सी बात है, जब ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, तो फाउंडेशन ब्रिटिश रूल की हो ही गई ना। यही एक बड़ा रीजन था, यही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, दीवानी राइट्स जो इनको दिए गए, ये बहुत ही बड़ा काज है ब्रिटिश फाउंडेशन का, ब्रिटिश रूल के फाउंडेशन का। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिडरी अलायंसेज। Subsidiary alliances. Under subsidiary alliance system, Indian rulers were compelled to enter into agreement with the company, which included maintaining a British army in their territories and accepting British suzerainty. This system allowed the company to extend its control over several princely states. तो ये सब्सिडरी अलायंसेस क्या थी? ये भी एक्चुअली एग्रीमेंट्स थी जो किन्होंने रखी हुई थी, ब्रिटिशर्स ने रखी हुई थी। इसमें क्या था, जो भी जितने भी इंडियन रूलर्स हैं उनको मानना था ब्रिटिशर्स का, उनको अपनी टेरिटरीज में जहां जहां पे इंडियन रूलर्स रूल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, बात को समझना, ठीक है, वहां पे क्या करना है, इन इंडियन रूलर्स को अब मेंटेन करनी है ब्रिटिश आर्मी। यानी कि अपनी टेरिटरीज में, अपने इलाकों में आर्मी कौन सी रखनी है? ब्रिटिशर्स की। मतलब होगी ना सिंपल सी बात कि ब्रिटिशर्स की आर्मी रहेगी और कंट्रोल किनका है? ब्रिटिशर्स का ही। वो जो रूलर्स हैं, इंडियन रूलर्स, वो क्या बनेंगे? वो कठपुतलों की तरह रहे थे। एंड एक्सेप्टिंग ब्रिटिश सुजेरिटी, और उन्होंने ब्रिटिश सुजेरिटी को भी एक्सेप्ट किया, यानी कि उनके रूल्स, उनकी पॉलिसीज को भी एक्सेप्ट किया। और ये सिस्टम जो था इसने कंपनी को अलाउ किया, कंपनी ने एक्सटेंड किया अपना कंट्रोल कई सारी प्रिंसली स्टेट्स पे, कई सारी टेरिटरीज पे, और इस तरह से जो है ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन जो है स्ट्रांग होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटिंग एक्ट्स। एक्चुअली मैं चार्टर एक्ट्स पढ़ाने वाला था, लेकिन बेहतर समझा कि रेगुलेटिंग एक्ट्स समझने के बाद आप चार्टर एक्ट को अच्छे से समझ पाओगे। रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 में एक्ट था, बना था, ये आप याद रखना। वाज द फर्स्ट मेजर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। ये पहला सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। किस अफेयर में? ईस्ट इंडिया कंपनी के। देखो यहां तक जो भी हमने पढ़ा, जो भी चाहे रूल्स थे, चाहे रेगुलेशन या सुजेरिटी एक्सेप्ट करनी थी, या मिलिट्री को मेंटेन करना था अपनी टेरिटरीज में, या दीवानी राइट्स दिए गए थे, ये सब के सब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे। यानी कि अभी तक बनक भी नहीं लगी हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश को मतलब इंग्लैंड को। ठीक है, ये सब किसके साथ चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 में बना, और ये पहला सबसे बड़ा
और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन था, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यानी कि इंग्लैंड ने डायरेक्ट इंटरवेन किया किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बैक किया, सपोर्ट किया और इंडिया पे अपना कंट्रोल जो है और ज्यादा बढ़ा दिया। इट एम टू रिफॉर्म कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिश ग्रेटर कंट्रोल ओवर इट्स एक्टिविटीज इन इंडिया। तो इस ब्रिटिश पार्लियामेंट का मकसद क्या था, इसका एम क्या था, यही कि ये कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करे। कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन अगर अभी तक कमजोर है, कहीं पे कोई खामी है, उसको वो बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके बहुत बड़ा कंट्रोल या ग्रेटर कंट्रोल जो भी इंडिया में एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो भी इंडिया में ये एरियाज ऑक्यूपाई कर रहे हैं उन पे ये ज्यादा कंट्रोल कर पाए। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए या इस काम को करने के लिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट का सपोर्ट मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट्स ये एक्चुअली एक सीरीज थी एक्ट्स की, कई सारे एक्ट्स पास किए गए थे, अ सीरीज ऑफ एक्ट्स पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन किए किसने, इसी ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी जो कुछ भी कर रही थी, लेकिन अब डायरेक्टली पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवेन कर रहा है, वो यहां इंटरफियर कर रहा है और यहां के मसलों में पड़ रहा है और यहां पे अपना कंट्रोल जो अपना रूल जो है वो जमा रहा है। कब ये सीरीज पास की, 1813 में, 1833 में, 1853 में और फिर 1858 में। पहले 1813 में, फिर उसके 20 साल बाद, फिर उसके और 20 साल बाद और उसके फिर 3 साल बाद। इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्मर्स, expanded the company's authority and eventually resulted in the transfer of power from the company to the British Crown। देखो इनका मेन मकसद क्या था, इनका मेन मकसद यही था कि पहले तो रिफॉर्म्स लाई जाए, जो कहीं पे अगर कोई खामी है, कहीं पे अगर कोई चीज चेंज करने की जरूरत है तो उसको किया जाए। और फिर इन्होंने धीरे धीरे कंपनी की अथॉरिटी जो है वो एक्सपैंड कर दी इंडिया के अंदर। एंड धीरे धीरे फिर रिजल्ट क्या आया, इन्होंने सारा का सारा पावर जो था वो ट्रांसफर कर दिया कहां, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। जो कंपनी के पास पावर था वो सारा का सारा कहां चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश कंट्री जो है इंग्लैंड, वहां से अब डायरेक्टली वो कंट्रोल करने लगे इंडिया को। ये उनका मकसद था। तो इस तरह से आपने देखा कई सारे फैक्टर्स, कई सारे रीजंस हैं कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया के अंदर कैसे फाउंडेशन डालता है, कैसे वो स्ट्रांग हो जाता है। आपने कुछ रूल्स पढ़े, कुछ एक्ट्स, कुछ एग्रीमेंट्स पढ़ लिए, कुछ काजेस पढ़े। आई थिंक ये एग्जाम के लिए बहुत काफी हैं। अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखते हो टू द पॉइंट एज इट इज, कोई माई का लाल आपसे 1 मार्क्स भी नहीं छीन सकता। और आखिर में ये पॉइंट भी लिख देना, ये एक पैराग्राफ छोटा सा। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज रूटेड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लेजिस्लेटिव एक्शंस। जो फाउंडेशन थी ब्रिटिश रूल की, ये हम देखते हैं कैसे हुई है। कई सारे मिलिट्री अलायंसेस को कंबाइन किया गया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की गई, यहां पे जितने रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल्स थे, उनको एक्सप्लॉयट किया गया, छीन लिया गया, हमसे लूट मार की गई। यहां पे लेजिस्लेटिव एक्शंस हमने देखा कि पार्लियामेंट इंटरफियरेंस होने लगी, ब्रिटिश कंट्रोल डायरेक्टली था। अब यहां पे दे सब्सिक्वेंट डायरेक्ट रूल बाय ब्रिटिश क्राउन सॉलिडिफाइड देयर फाउंडेशन इन इंडिया। ये जो सब्सिक्वेंट डायरेक्ट कंट्रोल था, ये जो डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश पॉलिटिशियंस का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, इसने और सॉलिडिफाइड कर दिया, इसने और मजबूत कर दिया इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल को। इज इट क्लियर गाइज? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ सके और अच्छे नंबरात ले सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।